हाय स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर, अभी हम 7th कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अब हम आज 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं 8th चैप्टर। तो ये 9th क्लास का 8th चैप्टर है जिसका नाम है गति। गति क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर भौतिक विज्ञान का है। इससे पहले हम जो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं वो हमारे थे जीव विज्ञान के, बायोलॉजी बोलते हैं जिसको। ये होता है भौतिक विज्ञान या इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिक्स। तो विज्ञान की बुक में क्या है, आपका अलग अलग एक ही बुक में अलग अलग पार्ट डिवाइड किए गए हैं। केमिस्ट्री के हैं कुछ चैप्टर, फिजिक्स के हैं कुछ, बायोलॉजी के हैं। तो जो केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान है, स्टार्टिंग के जो पार्ट हैं वो केमिस्ट्री के हैं, बीच में आपका जीव विज्ञान दिया है और कुछ भौतिक विज्ञान के पार्ट हैं। तो जो 8 पार्ट है इसका, चैप्टर नंबर 8 है वो भौतिक विज्ञान का है। तो आज हम भौतिक पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको हम करके देखेंगे। इसमें कुछ डेरिवेशन भी रहते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे। तो गति या मोशन क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं जब कोई वस्तु या पिंड समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित करता है तो वह वस्तु या पिंड गति कर रहा है। गति क्या होता है, जैसे कि कोई भी वस्तु है, वस्तु या कोई भी पिंड है जो कुछ नियत समय में अपना स्थान परिवर्तित, जैसे कि ये वस्तु यहाँ रखी है, ये कुछ समय बाद यहाँ आ जाए, स्थान परिवर्तित करता है तो वह वस्तु गति में है। किसी को सापेक्ष मानकर, ठीक है ना, किसी को मूल बिंदु मानकर ये अपना स्थान परिवर्तित करता है तो वो गति में है। गति में जैसे कि यदि हम ये देखते हैं कि गति के कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। आप विराम अवस्था और एक चीज़ देखिए। सबसे पहले विराम अवस्था और गति। गति का मतलब अभी आपने समझा, गति और विराम दो अवस्थाएं पढ़ेंगे हम, ठीक है। गति और विराम। विराम मतलब होता है स्थिर अवस्था। स्थिर मतलब कोई वस्तु रखी है एक जगह पर, जैसे कि ये मेज रखी है और ये यहीं पर रखी रहेगी। ये कोई कुछ समय के बाद कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हो रही है, जा नहीं रही है। तो ये क्या है, विराम अवस्था में है। और गति क्या होती है, एक नियत समय में अपना स्थान परिवर्तित कर लेती है, किसी समय में अपना स्थान परिवर्तित कर ले, वो गति है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यदि मैं बोलूं कि आप विराम अवस्था में हैं या गति अवस्था में, तो आप कहेंगे कि आप विराम अवस्था में हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप विराम अवस्था में हैं या गति अवस्था में हैं, तो आप क्या कहोगे कि आप विराम अवस्था में। अब ये समझना थोड़ा कंडीशन, एक ही पिंड की दो अवस्थाएं हो सकती हैं। वो विराम अवस्था में भी हो सकता है और वो गति अवस्था में भी हो सकता है। बशर्ते क्या है, आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि आप जैसे सापेक्ष बिंदु मान रहे हैं, ये सापेक्ष बिंदु क्या होता है ये भी हम अभी आपको पढ़ाएंगे। तो देखो, जो हमने सापेक्ष बिंदु माना है उसके अकॉर्डिंग हमें दिखना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप किस अवस्था में हो, जैसे मैं आपकी ही बात कर रही हूँ, तो आप किस अवस्था में हो, तो आप कहोगे कि मैं विराम अवस्था में हूँ। यही कहोगे ना कि आप, मैंने पूछा आप किस अवस्था में हो, तो आप बोलोगे कि मैं विराम अवस्था में हूँ। परंतु आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी तो लगातार घूमती है। पृथ्वी क्या करती है, लगातार घूर्णन करती है। आप पृथ्वी पर हो और पृथ्वी घूमती है तो आप भी तो घूमोगे। तो यहाँ पर तो आप विराम अवस्था में नहीं हुए, तो आप क्या हुए, यहाँ पर गति में हुए ना। विराम अवस्था मतलब कहीं नहीं घूमना, पृथ्वी घूम रही है, आप भी घूम रहे हो, तो लगातार गति करती रहती है। पृथ्वी गति करती है तो आप भी गति कर रहे हो, तो आप यहाँ पर इस कंडीशन में आप क्या हो जाओगे, गति अवस्था में होगे। इसे सही तरीके से समझने के लिए एक निर्देशन बिंदु लेते हैं। निर्देशन बिंदु को ही मूल बिंदु भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, एक निर्देश बिंदु लेना पड़ता है। अब ये निर्देश बिंदु क्या होगा, जैसे एक और एग्जांपल देके बताती हूँ मैं आपको। पहले निर्देश बिंदु देखो, निर्देश बिंदु क्या होता है। निर्देश बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। निर्देश बिंदु
निर्देश बिंदु, जैसे कि आपने निर्देश बिंदु दीवार को माना, दीवार एक मूल बिंदु या निर्देश बिंदु हुआ। इस दीवार के सापेक्ष आप किस अवस्था में हो, मतलब हमने दीवार को निर्देश बिंदु माना तो आप किस अवस्था में हो, दीवार के सापेक्ष आप किस अवस्था में हो, आप हो विराम अवस्था में, विराम अवस्था, ठीक है। और अगर मैं निर्देश बिंदु सूर्य को मान लूँ तो सूर्य क्या रहता है, स्थिर रहता है। सूर्य के सापेक्ष अब आप किस अवस्था में हो, तो आप हो गतिशील अवस्था में, गति अवस्था में, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर करती है तो आप पृथ्वी पर हो। तो दीवार क्या है, वो भी स्थिर थी और विराम अवस्था में आप उसको दिखाई दोगे। पर सूर्य के सापेक्ष जब हम देखेंगे तो पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो आप गतिशील अवस्था में होगे। जब दीवार को निर्देश बिंदु मानते हैं तो दीवार के सापेक्ष हम विराम अवस्था में हैं, परंतु जब हम सूर्य को निर्देश बिंदु मानते हैं तो उसके सापेक्ष हम कैसी अवस्था में हैं, गति अवस्था में हैं। अतः निर्देश बिंदु किसे माना गया है, इस बात पर अवस्था का सही पता लगाया जा सकता है, अवस्था आधारित होती है। निर्देश बिंदु क्या है, अब देखो मैंने बात किसकी की थी, आपकी की थी, पर मैंने निर्देश बिंदु दो अलग अलग लिए। अगर सूर्य को मान रही हूँ तो वो गति अवस्था में दिखा रहा है, और अगर मैं दीवार को निर्देश बिंदु मान रही हूँ तो वो विराम अवस्था में बता रहा है। तो इस तरीके से हमारा गति की अवस्था या जो अवस्थाएं हैं, गति अवस्था और विराम अवस्था, ये किस पर डिपेंड करती हैं, निर्देश बिंदु पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो निर्देश बिंदु कब लेते, अब निर्देश बिंदु क्या हुआ ये समझ में आया, किसी के सापेक्ष मानेंगे, किसके, जब हम कभी भी कोई अवस्था देखते हैं कि वो विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है, तो हमें एक निर्देश बिंदु मानना पड़ता है। मतलब निर्देश बिंदु वह बिंदु होता है जिसको सापेक्ष मानकर हम गति का पता लगाते हैं, अवस्था का पता लगाते हैं। अब निर्देश बिंदु किस, तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि निर्देश बिंदु का काम क्या है। निर्देश बिंदु मानना ही पड़ेगा। अगर आप निर्देश बिंदु नहीं मानोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे कि वस्तु विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है। जब भी आप देखोगे कि वो अवस्था कौन सी है तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि मूल बिंदु क्या है या निर्देश बिंदु आपका क्या है, किसके सापेक्ष आप अंदाज़ा लगा रहे हो, किसके सापेक्ष आप मान रहे हो, कौन सी अवस्था देखना है। तो निर्देश बिंदु आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल देखो इसमें दिया है, आप ये पूरा पढ़ोगे तो इसमें यही सब लिखा है, इसलिए मैं पढ़ती नहीं हूँ पूरी बुक। देखिए, दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिशील अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह स्राव और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगा सभी गतिमान हैं। प्रायः हम समझते हैं कि कोई वस्तु गतिशील में तभी हुए जब वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे। समय के साथ वो परिवर्तन करेगी तभी वो क्या होती है, गति की स्थिति में होती है। यद्यपि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व की प्रत्यक्ष साक्ष्य, उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों को उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के कारण है। तो इस तरीके से अब देखो एक और एग्जांपल दिया है। यदि किसी व्यक्ति, देखो ये वाला एग्जांपल समझते हैं अब, किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। एक व्यक्ति है, किसी के लिए वह वस्तु गतिशील भी प्रतीत हो सकती है और उसी के लिए वह स्थिर भी, दूसरे व्यक्ति के लिए वह स्थिर भी। जैसे कि ये बस है, ये क्या है, एक बस है, ये एक बस है, ठीक है, बस है ये। अब ये बस क्या है, गतिमान अवस्था में है, गति कर रही है, गतिशील है, चल रही है, इस साइड जा रही है ये बस, ठीक है, ये इस साइड ये बस जा रही है। इसमें कुछ यात्री भी बैठे हैं, ठीक है, दोनों साइड सीटों पे यात्री बैठे हैं। अब रोड जे बस के अंदर कुछ यात्री बैठे हैं, बट एक व्यक्ति यहाँ खड़े होकर, एक कोई मैन है, एक व्यक्ति है यहाँ खड़ा है,
एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर उस बस को देख रहा है, तो वो बस इस व्यक्ति के सापेक्ष वो बस क्या है, गतिशील अवस्था में है, और उसमें बैठे व्यक्ति भी वो कैसे होंगे, गतिशील अवस्था में होंगे। तो हमने सापेक्ष बिंदु किसको माना, इस व्यक्ति को जो क्या है, रोड पर खड़ा है, स्थिर अवस्था में खड़ा है, इसको हमने क्या माना है, सापेक्ष बिंदु माना है। तो इस व्यक्ति के सापेक्ष वो बस में बैठे व्यक्ति कैसी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है। अब इस बस में जो व्यक्ति बैठे हैं उसी में से एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरा व्यक्ति विराम अवस्था में है। समझ रहे हो ना, विराम अवस्था में है। तो देखो, इस व्यक्ति के लिए वो बस में बैठा व्यक्ति क्या है, गतिशील अवस्था में है, पर उसी बस में बैठे अन्य व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका विराम अवस्था और गति में अंतर हो जाएगा। तो हमें कंडीशन देखनी पड़ती है कि वो किस कंडीशन की बात कर रहा है, किसके सापेक्ष बात कर रहा है। व्यक्ति वही है, पर वो एक बार गतिशील अवस्था में आपको दिखाई दे रहा है, गति में वो आपको दिखाई दे रहा है, और एक बार किस में दिखाई दे रहा है, वो विराम अवस्था में दिखाई दे रहा है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। चलो एक बार और समझाती हूँ। बस है ये क्या है, गतिशील अवस्था में है, ठीक है। इसमें दो व्यक्ति बैठे हैं, दो मान लो आप, ठीक है, दो व्यक्ति बैठे हैं। ये एक व्यक्ति बाहर खड़े होकर देखता है, मतलब इस व्यक्ति के सापेक्ष ये वाला व्यक्ति जो है वो कैसा है, विराम अवस्था में है। पर जब मैं बोलूं कि इसी बस में बैठे दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष ये व्यक्ति किस अवस्था में है, तो वो क्या हो जाएगा, विराम अवस्था में होगा। सही है ना। उसको थोड़ी ना चलते हुए देखेगी, वो दोनों कैसे स्थिर बैठा हुआ उसको दिखेगा, तो वो क्या है, विराम अवस्था में उसको दिखाई देगा। तो ये होता है आपका विराम अवस्था और गति और सापेक्ष बिंदु। जब भी हम किसी गति निकालते हैं तो हमें एक सापेक्ष बिंदु लेना ही पड़ता है। बिना सापेक्ष बिंदु के आप नहीं निकाल सकते। वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए दो चीज़ें हमें ज़रूर पता होना चाहिए। देखो, वस्तु का निर्धारण जब हम करते हैं तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर समझते हैं हम, वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें दो चीज़ें आवश्यक पता होना चाहिए। फर्स्ट है हमारा निर्देश बिंदु, बता चुके हैं। इसी के सापेक्ष हम देखते हैं गति कैसी है। निर्देश बिंदु से दूरी, मतलब हमें दूरी पता होना चाहिए, जो विस्थापन दूरी है वो, और दिशा। ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी भी वस्तु की स्थिति का पता या निर्धारण नहीं लगा सकते। निर्देश बिंदु से दूरी और दिशा। अगर आपको दिशा पता ना हो तो देखो क्या होता है, तो भी आप दूरी का दूरी तो पता लगा लोगे, दिशा पता नहीं होगी तो वो सही विस्थापित हुई है या नहीं ये नहीं कह सकते। जैसे कि देखो, ये घड़ी है, एक घड़ी रखी है यहाँ पर, ये एक घड़ी है, तीन बजे हैं, ठीक है। ये घड़ी है, घड़ी से टेबल की दूरी कितनी है, 5 मीटर है। ये टेबल रखी है यहाँ से। तो अब देखो, विस्थापन हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये 3 मीटर की दूरी पर एक टेबल रखी हुई है। अब आपको दिशा ना बताई जाए, आप क्या है, वस्तु की स्थिति का निर्धारण कर रहे हैं और आपको एक चीज़ पता है, हमने दूरी तो बता दी, ये दूरी हुई, और आपको दिशा ना पता हो, ये कहाँ है, इस घड़ी के सापेक्ष दक्षिण दिशा में। नीचे क्या होता है, देखो ऊपर होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो ये घड़ी नीचे, टेबल नीचे रखा है, तो इस घड़ी को हम सापेक्ष बिंदु मानते हैं अगर, तो घड़ी के सापेक्ष वह वस्तु या टेबल किस दिशा में रखी है, दक्षिण दिशा में। अगर मैं कह दूं कि आप 5 मीटर दूरी पर टेबल को रख दो,
मैंने एक ऑफिस से कॉल किया और बोला इस घड़ी के सापेक्ष इसको सापेक्ष बिंदु मानकर मैं दिशा नहीं बताऊं, केवल एक चीज़ बता दूं, दोनों ज़रूरी है, दिशा भी और दूरी भी। तो मैं दूरी बता दूं कि घड़ी से 3 किलोमीटर दूरी पर टेबल को रख दो। अब आपको टेबल तो विस्थापित मिलेगी, पर आप चाहते जिस दिशा में है उसमें आपको पर्टिकुलर नहीं, कोई भी व्यक्ति ये टेबल को इधर भी 3 किलोमीटर विस्थापित कर सकता है, ऊपर भी, नीचे भी, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण। तो आपको एक सही डायरेक्शन में उसको विस्थापित करवाने के लिए, गति करवाने के लिए क्या करना होगा, उसकी दिशा भी बतानी होगी। हम बताते हैं ना कि ये सामान इधर शिफ्ट कर दो, 5 किलोमीटर शिफ्ट कर दो, केवल इतना बोलकर नहीं छोड़ते, हमें पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है। 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर रख दो, या 5 किलोमीटर उत्तर की ओर लगा दो, या 5 किलोमीटर पूर्व की ओर कर दो, कुछ भी। तो हमें दिशा बताना ज़रूरी रहता है। अगर आप दिशा नहीं बताओगे तो क्या है, वो 5 किलोमीटर नीचे की जगह 5 किलोमीटर ऊपर भी सामान को शिफ्ट कर सकता है। इसीलिए वस्तु की स्थिति का सही निर्धारण करने के लिए हमें दूरी के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना ज़रूरी है। घड़ी के सापेक्ष व्यक्ति 5 मीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में है। अब ये सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें दूरी के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। अगर दिशा नहीं पता होगी हमें सही, तो उसका सही से हम नहीं कर पाएंगे वस्तु की स्थिति का निर्धारण कि वो वस्तु सही जगह पहुंची है या नहीं। अब हम देखते हैं गति के प्रकार। गति 2 प्रकार की होती है, एक होती है सरल गति और एक होती है वृत्तीय गति। अब पहले तो आप पूरा रिवाइज करेंगे हम ऊपर से। हमने क्या क्या देख लिया, सापेक्ष बिंदु, गति देखा हमने, समय के साथ विस्थापन गति, फिर विस्थापन भी देखा हमने, ठीक है। विस्थापन गति क्या है, मतलब थोड़ा वस्तु अपनी प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब देखो दूरी और आता है, दूरी, ठीक है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। तो गति के प्रकार क्या है, एक सरल रेखीय गति होती है और एक वृत्तीय गति होती है। तो हम पढ़ते हैं पहले सरल रेखीय गति, ठीक है। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति क्या है, देखो दो प्रकार हैं गति के। हाँ, एक और सदिश और अदिश राशियाँ, आप ये और देख लीजिए पहले। सदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा दी होती है, केवल परिणाम के साथ साथ दिशा भी, जैसे अभी हमने बताया दक्षिण दिशा। तो जिस राशि में आंकिक मान के साथ दिशा हो वो सदिश राशि होती है, और जिस राशि में आंकिक मान का मान या परिणाम, आंकिक मान का परिणाम अकेला दिया हो, परिमाण हो अकेला केवल, तो वो क्या होगी, अदिश होगी, मतलब जिसमें दिशा ना हो। जैसे कि दूरी, चाल, ये क्या होती हैं, अदिश राशि है। जबकि विस्थापन और वेग, किसी चीज़ को विस्थापित करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि किस तरफ हम उसको विस्थापित कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा एक सदिश राशि हो जाती है। गति 2 प्रकार की होती हैं, सरल रेखीय गति और एक होती है हमारी वृत्तीय गति। तो हम ये दोनों गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सरल रेखीय गति कौन सी गति होती है, जो एक सरल रेखा में हो, है ना। जब कोई पिंड सरल रेखा में गति करता है, ऐसे एक रेखा में गति कर रहा है, तो वो सरल रेखीय गति। और वृत्तीय गति होती है जब वो वृत्त के यानी एक गोले में, सर्कल में गति करता है, तो वो वृत्तीय गति होती है। तो आज हम पढ़ेंगे पहले सरल रेखीय गति। देखो यहाँ डायग्राम भी बना है इसका, गति का वर्णन। हम किसी वस्तु, देखो एक बार हम रीडिंग कर दें, वैसे हमने पढ़ा दिया है आपको गति का वर्णन। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं, ठीक है। वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम बता चुके हैं, निर्देशन बिंदु से दूरी और दिशा दोनों जरूरी हैं। आइए हम इस एक उदाहरण से समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से, माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से
रेलवे स्टेशन से कितना है 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में। देखो रेलवे स्टेशन ये हो गया हमारा, रेलवे स्टेशन से उत्तर यानी ऊपर की ओर 2 किलोमीटर क्या है, एक हमारा स्कूल है, ये बना है स्कूल, ठीक है, उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देशन बिंदु है, ये निर्देशन बिंदु है। हम दूसरे निर्देशन बिंदु का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। कोई भी निर्देशन बिंदु हम ले सकते हैं, उसके अनुसार हम चयन कर सकते हैं। इसीलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए निर्देशन बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम इसकी एक फिक्स, देखो इसमें डायरेक्शन भी बताई है, दिशा भी बताई है। तो ये गति के लिए दिशा और गति का वर्णन करने के लिए दिशा और दूरी दोनों होना जरूरी होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति को देखो इनने क्या समझाया है, ये देखो ये इस पे बनाया हुआ है सरल रेखीय गति को। अब हम समझते हैं सरल रेखीय गति ये है, जैसे कि एक सरल रेखा में हो रही है वो गति क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति। अब देखो इसमें देखते हैं हम ओ से ए तक गए और फिर ए से वापस कितने आ गए, हम ए से सी तक हम वापस आ गए, ये दिया है। देखो प्रारंभ में ओ से प्रारंभ करते हैं, जैसे निर्देशन बिंदु माना जा सकता है। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में ए, बी और सी बिंदु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। पहले ए, सी और बी से गुजरती है, तो पहले ए, सी और बी से गुजरती है तथा ए तक पहुंचती है। ओ, सी और बी से गुजरती है, ओ ए तक। इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटकर बी से गुजरती है, यहाँ तक लौट के आएगी। देखो कैसे जाना है इसमें, यहाँ तक जाएगी पूरा और फिर लौट के आएगी। तो कितना ऐड करना है हमें, देखो दूरी निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा, ओ ए, ठीक है, पूरा प्लस फिर लौट के कितना आ रहा है, ए से बी तक, ए से बी तक आ रहा है। ए से बी तक आ रहा है, सी तक आ रहा है, ए सी, तो प्लस ओ ए प्लस ए सी, तो यहाँ से ये हो जाएगा 60 प्लस ए सी कितना हो जाएगा आपका 35, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 95 किलोमीटर। ये हमने निकाल ली। किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान वस्तु की स्थिति, वह स्थिति क्या है, 95 किलोमीटर है टोटल उसकी। देखो ये दिया होगा, ये ऐसे निकालते हैं। तो ये क्या आया, एक आंकिक मान आया 95 किलोमीटर। ऐसा तो लिख के नहीं आया ना इसमें कि 95 किलोमीटर पूर्व, ये ऐसा तो नहीं लिखा, केवल आंकिक मान या परिमाण लिखा है इसमें। तो ये क्या हो जाएगी, एक अदिश राशि हो जाएगी। उसी तरीके से न और भी सॉल्व किया है वो देखेंगे। ओ से सी तक आ रहा है और वापस इसी पथ पे लौट जा रहा है। देखो ओ से ए तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 है तथा विस्थापन का परिणाम भी 60 किलोमीटर है। ओ से ए तथा पुनः 20 तक गति के दौरान तय की गई दूरी 60 किलोमीटर प्लस 25। ओ से ए 60 किलोमीटर प्लस ए से 25, ये इस तरीके से हम फिर से निकाल लेंगे जैसे हमने अभी निकाला था। विस्थापन का परिणाम 35 तय की गई दूरी के 85 के बराबर नहीं होगा। पुनः हम देख पाते हैं कि मतलब अभी हमने जैसे ऐड किया सेम वैसे ही ऐड करना है, इन्हें वापस लौट रहे हैं तो काउंट कर देना है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, दो विभिन्न भौतिक राशियां दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु के प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। तो अब हमने क्या देखा है इसमें
कि इसमें कोई दिशा नहीं दिखाई गई। सरल रेखीय गति हमने जो पढ़ा था उसमें हम क्या देखने लगे, एक सरल रेखा में बना हुआ है डायग्राम, उस पर हमने गति का मेज़रमेंट किया तो वो क्या दिखाया हमें, एक सरल रेखा में केवल परिणाम प्राप्त हुआ, है ना। क्या हुआ, एक परिणाम प्राप्त हुआ हमें, इसमें कोई दिशा का है मीन्स नहीं आया ना कहीं पर दिशा। तो ये दूरी होती है जिसमें हम आंकिक मान लेते हैं और इस आंकिक मान को परिणाम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, एक दूरी होती है जिसमें हम एक आंकिक मान लेते हैं और उस आंकिक मान का हमें परिणाम प्राप्त होता है। इसमें कोई दिशा नहीं होती तो उसको हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी हमेशा शून्य नहीं होती, दूरी का कुछ ना कुछ मान होगा, दूरी शून्य नहीं होती, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। अब दूरी और विस्थापन में अंतर देख लेते हैं हम, क्या होता है दूरी और क्या होता है विस्थापन। आप यही सोच रहे होगे, कन्फ्यूज़ हो रहे होगे कि दूरी भी तो जाएगी कहीं, वस्तु विस्थापित होगी, उसी को कहते हैं, और विस्थापन में भी वस्तु सेम होते हैं पर सेम नहीं होते। कोई वस्तु एक, दूरी और विस्थापन में अंतर बताती हूँ। कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो वास्तविक लंबाई होती है उसे दूरी कहते हैं। कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रही है, जैसे ये है, इस बिंदु से इस तक जा रही है, ऐसे ऐसे टेढ़ी बेढ़ी कैसे भी जाए, इसमें कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। कैसे भी जा रही है, वो एक नियत दिशा में तो जा नहीं रही है, कैसे भी जा रही है, कोई भी दूरी तय कर रही है, तो वो जो वास्तविक लंबाई होती है वही दूरी कहलाती है। जो सारी मेज़रमेंट की जाएगी, यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के जाओ, सीधे रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, घूम के जाएंगे तो वही रास्ता हमें लंबा लगेगा। तो जो घुमावदार रास्ता है जिसकी कोई दिशा नहीं है तो वो दूरी कहलाती है। और दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती और ये शून्य नहीं होती, हमेशा दूरी का कुछ ना कुछ मान होगा। अब विस्थापन देखते हैं हम। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि एक वस्तु यहाँ रखी है और एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आई वस्तु, ये, तो इसको क्या कहेंगे हम, विस्थापन कहते हैं। तो आपको विस्थापन क्या है, एक नियत दिशा में होता है, न्यूनतम दूरी भी है और एक नियत दिशा है। तो जैसे कि आपका बोला जाए कि एक टेबल को उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दूरी पर उत्तर दिशा में विस्थापित करो, तो ये विस्थापित कर दिया 5 किलोमीटर उत्तर में, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन। अब वही टेबल को आपने यहाँ खिसकाया, फिर यहाँ खिसकाया, फिर यहाँ, और थोड़ी देर बाद घूमकर ये फिर से यहीं पर रख दी टेबल को, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी दूरी हो जाएगी। कितनी घूम कर गई टेबल, इतना घूमकर वापस वहीं पहुंच गई, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी दूरी हो जाएगी। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती दूरी की, जबकि आपकी विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है, उत्तर में जाना है, दक्षिण में जाना है, उसको बताना पड़ेगा। विस्थापन शून्य हो सकता है, ठीक है ना। दूरी शून्य नहीं होती पर विस्थापन शून्य हो सकता है। तो इतना आपको समझ में आया, दूरी और विस्थापन क्या है, सरल रेखीय गति क्या है, सदिश राशि और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। सदिश राशि वो होती हैं जिनमें आंकिक मान के साथ दिशा दी हो, और अदिश राशि वो होती हैं जिसमें केवल परिणाम दिए हो, आंकिक मान का परिणाम दिया हो, कोई दिशा ना दी गई हो, ठीक है। तो कुछ भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि के उदाहरण क्या, आदिश और सदिश पता होना चाहिए आपको। अदिश में दिशा नहीं होती, अदिश के उदाहरण दूरी और चाल अदिश हैं, जबकि विस्थापन और वेग, विस्थापन जब भी होगा तो उसमें दिशा भी दी जाएगी तभी वो विस्थापित हो पाएगी। विस्थापन और वेग कैसे हैं, सदिश राशि हैं। तो दूरी और विस्थापन आपको समझ में आ गया इतना। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, अभी तक हमारा इतना क्लियर हो गया। आगे देखेंगे हम, इसमें डेरिवेशन भी करवाने पड़ते हैं, जो आंकिक सवाल है वो भी करवाएंगे हम आपको। आगे के लिए आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और पढ़िए। इसके बाद का हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।